बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इस वीडियो में सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान में अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, आपकी रेंटल इनकम है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। एफबीआर की मेन वेबसाइट से आपने आईरस पे आना है और आईरस पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, जिसमें नॉन रेजिडेंट की मैंने बताया था कि अगर कोई इनकम ना हो तो कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी, तो सबसे पहले मालूमात पे जाके आपने ये चेक ज़रूर कर लेना है कि आपके टैक्सेस जो है वो कहाँ कहाँ पे डिडक्शन हुई है। कोई प्रॉपर्टी पे, कोई बैंक में, ठीक है, डिविडेंड्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे। तो आपने ये चीज़ें लाजमी नोट कर लेनी है और इसको आपने अपनी वर्किंग में शामिल करना है। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये उन पर्सनस के लिए है जो नॉन रेजिडेंट हैं लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई इनकम आती है, उसमें उनकी रेंटल इनकम भी है। रेंटल इनकम भी हो सकती है, सेविंग अकाउंट्स भी हैं, ठीक है, या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है, उसका प्रॉफिट है। तो वो जो भी इनकम पाकिस्तान में आ रही है उनकी, तो फिर उन्होंने ये वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना, उन्होंने नॉर्मल फॉर्म ही सिलेक्ट करना है। क्योंकि दूसरा जो नॉन रेजिडेंट का फॉर्म है वो सिर्फ उनके लिए है जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं आती है। जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है आप यहाँ पे लिखोगे, पहली दफ़ा कर रहे हो या आपने पिछली भी रिटर्न फाइल की है, ये वीडियो आपको सफिशेंट होगी। इस पर आपने क्लिक करना है। ये आप ऑलरेडी ओपन है, इसको मैं ड्राफ्ट से एक दफ़ा फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ, इसलिए वो एरर दे रहा है। नया फॉर्म ओपन करना हो ना, तो पहले आपने अगर कोई ड्राफ्ट में पढ़ा होगा तो वो आपको एरर देगा, तो इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया है। यहाँ से हम नया फॉर्म नॉर्मल रिटर्न का ओपन करेंगे और आपने पीरियड में जो भी पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हो वो लिखना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉर्म ही आपने सेलेक्ट करना है। ये याद रखिएगा, नॉन रेजिडेंट हैं, अगर पाकिस्तान में कोई इनकम है तो आपने नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी, आपकी अगर कोई इनकम है, बैंक में प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको, आपने सबसे पहले आपने आना है टैक्स चार्जेबल पे और यहाँ पे आपने फिक्स और फाइनल पे आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके कुछ टैक्सेस होते हैं जो बैंक में प्रॉफिट मिलता है ना, कुछ पे 15% की डिडक्शन होती है और कुछ पे 10% की होती है। जिन पे होती है ना 15% की डिडक्शन, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा मिज़ान बैंक, ठीक है, अकाउंट नंबर जो भी है वो लिखें जिस बैंक में आपका अकाउंट है जिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट की अमाउंट फॉर एग्जांपल 5 लाख थी। अब इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है, ठीक है, वो आपको ये सिस्टम बता देगा, 15% टैक्स बनेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे वो सिस्टम भी आपको सॉरी बता देगा 75,000 और इसको कैलकुलेट कर दें जी। अब एक तो ये वो ट्रांजैक्शन होगी जिस पे आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर आप नॉन फाइलर थे तो फिर ये अमाउंट डबल होगी। तो जितना एक्चुअल में टैक्स आपका कटा है वो बैंक स्टेटमेंट से आप बैंक को से लेटर भी मंगवा सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने इसको टोटल कर लेना है। ये जो टोटल अमाउंट है, जितना भी टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना दूसरा टैक्स होता है। अब कुछ जगह पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन होती है ना, वो 10% होती है, वो 15% नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, मैं आपको भी बताता हूँ। 10% की डिडक्शन आपने कहाँ पे लिखनी है जी। ये देखें, प्रॉफिट पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 152 टू प्रॉफिट ऑन डेट 10%, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जिस जगह पे भी आपका कोई मतलब सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या कोई और चीज़ है जिसके ऊपर प्रॉफिट्स मिला है आपको और उसके ऊपर टैक्स की जो डिडक्शन है वो 10% हुई है, वो नीचे फिर 15 में नहीं लिखना, वरना वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे फर्ज किया हमें 1 लाख टैक्स जो प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर 10% के हिसाब से 10,000 इसका टैक्स होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस होगी, ठीक है, ये बैलेंस होगी। अच्छा, अब इसमें ना एक चले मैं आपको वो बाद में बताऊंगा कि अगर आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है या जो इंटरेस्ट इनकम है वो मोर देन 5 मिलियन होगी तो फिर क्या करना है। पहले तो ये देख लें, क्योंकि 5 मिलियन से अबव बहुत रेयर केस होता है, मैं फिर भी वो एंड पे बता दूंगा आपको। अच्छा, अब आपने करना ये है, ये जितनी इनकम बनी है आपकी, इसको 6 लाख को यहाँ से कॉपी करना है और अदर सोर्स में आके आपने इसको अदर रिसीट्स में पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है। और अच्छा, इस ये आपने ये लिख दिया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर अमाउंट आपकी को आपकी इंटरेस्ट इनकम है,
आपकी इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज़्यादा की है, तो फिर आपने फाइनल टैक्स में ये एंट्री नहीं करनी। ये जो आपने की है फाइनल टैक्स में, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5 मिलियन से, अब जो 5 लाख है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे एंट्री आपने नहीं करनी। फिर क्या होगा, आपने नॉर्मल में आना है, क्योंकि वो आपकी जो इनकम होगी वो नॉर्मल ट्रीट होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें 51 लाख टैक्स जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने, क्योंकि ये हम जब लिख रहे हैं ना, तो वो फिर हमें ये वाली चीज़ लिखने नहीं देगा। ये जो हमने ये लिखी है वो इसका एरर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये, जब आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो वो फिर इसका एरर नहीं देगा आपको, क्योंकि ये एक ही जगह टैक्स होगी ना, या तो ये नॉर्मल में आएगी या ये फाइनल में आएगी। लेकिन जब आपका 50 लाख से अबव टैक्स है तो फिर आपने इधर एंट्री करनी है और उसका कुछ नहीं करना। इधर एंट्री करेंगे और उसका जो टैक्स होगा, इसकी एक मैं ऐसे कोशिश ये करूँगा कि अगर इसके ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो डिटेल में चली जाएगी। लेकिन ये बड़ा रेयर सिनेरियो है, लोगों का नॉर्मली इतना नहीं होता। फिर भी मैं एक अलहदा से वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा ज़्यादा डिटेल से, अगर आपने देखनी हो। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है, आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो आपने यहाँ से आना है प्रॉपर्टी में। अब जितना भी आपको पूरे साल का रेंट मिला हुआ है ना, जितना पूरे साल का रेंट मिला है, आपने वो यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। फर्ज किया हमें हमें मिला है पूरे साल का जो रेंट है ना, वो मिला है 5,20,000। आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब ये खुद ही आपको बता देगा कि उसके बीच में से जितनी इसने डिडक्शंस आपको देनी थी वो इसने दे दी हैं। फिर भी इसके अलावा आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई टैक्स पे किया है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, सिंध गवर्नमेंट का होता है। अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स इस प्रॉपर्टी का पे किया है जिसकी आप इनकम ले रहे हो, तो वो यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपने अगर जो है ना इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ज़्यादा ज़्यादा ये टैक्स ही होगा, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर अमाउंट आ रही है ना 391 की, इसको कॉपी करें और आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने ये जो अमाउंट है आपकी, इसको 391 को यहाँ पे नॉर्मल में लिख देना, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल टैक्स में आएगी। और इसके अलावा आपने दोबारा कंपुटेशन पे आना है। अब ये 391 तो हम ले आए हैं, अब ये हमारा जो 6 लाख फाइनल टैक्स का रह गया था, जो हमें प्रॉफिट्स मिले थे, वो रिकन्सिलेशन में आके आपने सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में लिख देना है। इसको कैलकुलेट कर दें जी। और इसके अलावा आप पूरे साल की जो आपकी रिमिटेंस है, जो आपने डायरेक्टली बाहर से अपने अकाउंट में भेजी है, जो आरडीए अकाउंट में आई है, वो जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 8 मिलियन, जितनी भी अमाउंट है उसको आप यहाँ पे लिख दें। ये सारा कुछ करने के बाद आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आए। यहाँ पे आप पूरे साल का एक लमसम फिगर डाल दें कि पूरे साल के घर के जो एक्सपेंस थे वो इतने थे। अगर बच्चों की फ़ीस है तो वो फ़ीस आप जमा कर सकते हो, वो आप चाहें तो इधर अलहदा से लिख दें जो उनकी ट्यूशन फ़ीस है। ना भी लिखें तो एक लमसम अमाउंट लिख दें तो काफ़ी है, क्योंकि ये टोटल होके उसमें ही जमा हो जाएगी। उसके बाद आप अपने एसेट्स में आ जाएं। यहाँ पे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने एसेट्स कैसे ऐड करने। अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है आपने, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखें आप, उसका जो भी एरिया एड्रेस नंबर है वो यहाँ पे लिखें, किस शहर में है, किस चक में है, कितना एरिया है। जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये देखें, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल वो यहाँ पे ऐड करनी है। अगर कोई एग्रीकल्चर लिया तो वो ऊपर वाले पे ऐड करनी है। सेम प्रोसेस है। बैंकों का जो बैलेंस है ये 30 जून 2023 का आपने लिखना है। नया कोई अकाउंट ऐड करना है तो वो प्लस पे क्लिक करके अकाउंट ऐड कर सकते हो आप। पुराने अकाउंट आपके चल रहे हैं तो वो यहाँ पे आपने उनका बैलेंस जो है वो अपडेट कर देना है। अच्छा, ये करने के बाद एक चीज़ रह गई है, वो ये कि एडजस्ट, आपने ये फाइनल में तो डाल लिया था, उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस में भी आप चेक कर लें कि अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है पाकिस्तान में तो वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे, ट्रांसफ़र पे आपने कोई इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, तो वो आप यहाँ पे उसका गाड़ी का जो है वो नंबर लिखेंगे, ठीक है, उसका जो भी मॉडल है वो बताएं और इसको ओके करें, और यहाँ पे वो बॉक्स ऐड कर देगा। जितना टैक्स आपने पे किया है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, सिर्फ इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। इसके अलावा आप इसको कैलकुलेट कर लें। अब एडजस्टेबल में आप बाकी टैक्सेस भी देख सकते हो। अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया होगा 236K का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिन्होंने टैक्स पे किया है ऐसा, वो आप ऐड कर लें। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
इसके अलावा आपने अगर बाहर अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग की होगी पाकिस्तानी डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो उसके ऊपर भी टैक्स की डिडक्शन होती है, वो आपको मालूमात पे भी मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब आप अपना सारा टैक्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। प्रीपेड जो आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान के, वो भी यहाँ पे वन जितने भी सिम आपके नाम पे हैं वो प्लस कर करके यहाँ पे ऐड करोगे तो वो आप अपना क्लेम कर सकते हो। जैसे ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, तक मैं कोशिश करता हूँ वीडियो लेंथी ना हो ज़्यादा, आपका टाइम सेव हो जाए। फिर भी ये ना आप फ़र्ज़ किया ये टैक्स आ गया इसमें, इस तरह प्लस पे क्लिक कर करके जितने सिम्स आपके नाम पे हैं वो सारा टैक्स क्लेम कर सकते हो आप। अच्छा ये हमने ना हम एक्सपेंसेस भी ऐड कर लिया, एसेट्स भी ऐड कर लिया है। अब अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे अपनी चीज़ें ऐड कर लें, जो गोल्ड पड़ा है, घर की चीज़ों की जो वैल्यू है इसमें, हाउस होल्ड में घर के फर्नीचर कपड़े जो भी चीज़ें हैं घर की यूज़ करने वाली, उनके एक लमसम फिगर लिख लें। ये किसी ने कोई काउंट नहीं करनी, ना कि चेक करनी है, ये फॉर्मेलिटी है। आपके पास पर्सनल आइटम में लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी वैल्यू रख लें। कैश जो है ये अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश की जो फिगर है उसको यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। अगर अभी पिछले साल भी फाइल किया था, आप दोबारा कर रहे हो तो एक दफ़ा इसको आपने ज़ीरो कर देना है। अगर पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपने सारा कुछ ये लिख देना है, कैश भी जितना इन हैंड आपने लिखना है वो लिख देना है। उसके बाद आप जब रिकन्सिलेशन में आएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली जो फिगर है ना, ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में आ रही होगी। अभी तो ये नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव में आ रही होगी तो आपने ये करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। उस वक्त यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके कैलकुलेट करोगे तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आपकी है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर आपने इसको जो है वो सबमिट करने की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, पिछले साल भी फाइलिंग की थी आपने, तो इस दफ़ा जो कैश है पहले इसको आपने ज़ीरो कर देना है और अपनी सारी चीज़ें पहले आपने बैलेंस करनी है और फिर आपने रिकन्सिलेशन पे आके चेक करना है। अगर तो ये अमाउंट नेगेटिव की आ रही है तो फिर तो है ठीक, अगर तो ये पॉजिटिव की आ रही है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है, इनकम अपनी कम शो की है, एसेट्स को ज़्यादा बढ़ा लिया है। अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और कैश में जाके इसको दोबारा से पेस्ट कर देना। पहले कैश को एक दफ़ा ज़ीरो करके वर्किंग करनी है आपने, ठीक है। इसको नेगेटिव को ख़त्म करें, कैलकुलेट करें। अब इस अमाउंट को कैश में भी आप जमा कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सारे के सारे को एक्सपेंस आउट भी कर सकते हो, तो भी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ये आपकी सिफर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और इसको सिफर ही करना है आपने। अब आप कंप्यूटेशन में देखें, आपका कोई टैक्स पेएबल तो नहीं बन रहा, नॉर्मली तो नहीं होगा, ये रिफंडेबल ही बन रहा है। लेकिन अगर आपके कुछ टैक्सेस एडमिटेड बन रहे हो, जैसे आपकी कोई रेंटल इनकम ज़्यादा आ रही है, तो फिर आपने करना ये होता है कि आपने यहाँ से जनरेट बिल करेंगे तो PSID आ जाएगा आपके पास, वो आपने पे करना है। पे करने के बाद आप 1 घंटे के बीच में दोबारा 1 घंटे बाद दोबारा इस फॉर्म को ओपन करके पेमेंट सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा जो आपने पे किया होगा, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा और आपने दोबारा से इस पे आके इसको कैलकुलेट करके अपडेट करना है फॉर्म को। तो आपका जो एडमिटेड टैक्स इधर आ रहा होगा वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली तो नॉन रेजिडेंट का टैक्स नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये सारा कुछ हो जाए, आपका अगर टैक्स कोई पे करने वाला नहीं है, सिर्फ रिफंडेबल टैक्स बन रहा है, तो वो आपने आगे प्रोसीड करना है। अब ये जो रिफंड एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, ये वर्किंग नहीं कर रही, इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको FBI ने डीएक्टिव किया हुआ है। मतलब आपका कोई एडमिटेड टैक्स बन गया, पिछले सालों में तो ये होता था हम पिछला रिफंड यहाँ पे लिखते थे तो वो इसको ज़ीरो कर देता था, लेकिन अब वो इसको ज़ीरो कर देता है। तो इस वजह से आपका अगर एडमिटेड टैक्स बन रहा है तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो है वो एट्रीब्यूट में आना है। एट्रीब्यूट में आपने रेजिडेंशियल जो स्टेटस है आपका यहाँ पे नॉन रेजिडेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है, पिन देना है, वेरीफाई करना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।